हाय एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपके फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो कल भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो इस एशिया कप का दूसरा मैच हुआ। इस एशिया कप में टोटल 2 बार भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आई है और पहले मैच में भारत की टीम ने जीत हासिल की। लेकिन कल का मैच जो है वो भारत की टीम जीत ना सकी और दोनों गेम्स बहुत क्लोज हुए। दोनों गेम्स में दोनों टीमों से बहुत ज़्यादा गलतियां हुई, लेकिन पहले मैच में भारत की टीम ने कुछ गलतियां की, उसके बावजूद हम जीते हैं। लेकिन कल का मैच जो था वो थोड़ा ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था और वो इसलिए था कि हमने बहुत सारी गलतियां कल के मैच में की और जो मैच हमने जीतना चाहिए था वो हमारी गलतियों की वजह से हम ना जीत सके। तो जो गलतियां हमने की वो एक्सपेक्टेड नहीं थी हमारी टीम से, स्पेशली जो हमारी टीम की क्वालिटी है। तो वो एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो गलतियां हमारी टीम करे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मैच क्लोज हुआ और सिर्फ एक बॉल पहले ही हम हार गए। तो उस पे बात करेंगे, क्योंकि पहले मैच में तो हम जीते, लेकिन इसलिए उस गलतियों पे ज़्यादा बात नहीं हुई। लेकिन कल के मैच से थोड़ा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है और वो इसलिए है कि वो सुपर फोर स्टेज का मैच था और अभी हमको अगले दोनों मैचेस जीतने हैं, जो कि श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ है। और वो दोनों मैचेस जीतने के बाद ही फाइनल में भारत की टीम पहुंच सकती है। तो कल के मैच के बारे में बात करेंगे कि जो गलतियां हमारी टीम से हुई है वो अ, उससे कैसे सुधार लाया जा सकता है। और अगले मैचेस में, जो कि कल ही हमारा जो है वो श्रीलंका के साथ मैच है, तो अगले मैचेस में हमें कौन से प्लान के साथ उतरना चाहिए, कौन सी गलतियां हमने की है और कौन सी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए, तो उस पर आज बात करेंगे। स्पेशली अगर कल का मैच हमने देखा तो भारत की टीम ने बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी बहुत सारी गलतियां की जो कि होनी नहीं चाहिए थी। और एक टाइम पे तो हमारी टीम डोमिनेट कर रही थी उनकी टीम को। पावर प्ले में 6 ओवर्स में 60 से ज्यादा रन हमने किए थे। उसके बाद जो है वो हमारी टीम ने इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाना थोड़ा ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि टॉस हम जरूर हारे गेम में, कल के गेम में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लेकिन टॉस के बाद जिस इंटेंट के साथ, जिस अप्रोच के साथ हमारे दोनों ओपनर्स ने बैटिंग की, क्योंकि हमारे कैप्टन रोहित शर्मा और हमारे कोच जो है राहुल द्रविड़, वो दोनों पिच को बहुत अच्छा रीड करते हैं। कल के मैच में हमने देखा पिच जो थी वो बल्लेबाजी के लिए आसान थी। अगर हम पहले मैच में देखें तो पिच थोड़ी टू पेस थी, पैची ग्रास थी पिच पे, जिसकी वजह से अनइवन बाउंस था पिच पे। लेकिन कल जो था वो इवन बाउंस था और इसलिए गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी, बॉल ग्रिप नहीं कर रहा था स्पिनर्स का भी। तो हमने देखा कि कल के मैच में जो है वो गेंदबाजों की दोनों साइड से जो है वो काफी रन कंसीडर किए हैं गेंदबाजों ने। लेकिन हमारे बॉलिंग ने क्या गलतियां की, उसके बावजूद हमारे बॉलिंग ने बहुत सारी गलतियां की जो कि होनी नहीं चाहिए थी। टॉस के बाद हमने देखा तो शुरू में ही हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चालू किया। हमको पता था, पिच पहले ही रीड कर चुके थे हम कि पिच से वो ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा गेंदबाजों को, शुरू का नया बॉल भी ज्यादा सीन नहीं करेगा। तो उसके हिसाब से देखोगे तो रोहित शर्मा और के राहुल ने बहुत ही अच्छे इंटेंट के साथ बैटिंग चालू की, लंबे शॉट्स खेले। शुरू में रोहित शर्मा ने जो चार्ज किया नसीम शाह पे, उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम तो स्टन हो गई थी कि 3 ओवर्स में ही 40 रन, 40 से ज्यादा रन बोर्ड पे लगे हुए थे। तो उस स्टार्ट के बाद जो है वो हमने वहां उसको ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए था। ओपनर्स ने उनका काम एक हद तक कर लिया था। हम चाहते हैं कि हमारे ओपनर जो है वो लंबे जो है इनिंग खेले, बड़ी इनिंग खेले। इस अप्रोच के साथ वो थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि देखो 120 बॉल्स का गेम है और उसमें जो है वो हमारे हाथ में जो है वो 10 विकेट्स है और हमारी बैटिंग भी काफी नीचे तक है। कल तो हमने एक बॉलर कम खिलाया था और दीपक हुडा को नीचे खिलाया था रविंद्र जडेजा की जगह पे, जो रविंद्र जडेजा इंजर्ड है। उसकी वजह से हम दीपक हुडा को टीम में लेके आए थे, जो कि उनका रोल एज अ बैट्समैन ही था कल के मैच में। उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की और उनकी बॉलिंग में ज्यादा भरोसा नहीं है T20 में कैप्टन को। तो एक हद तक वो सही है, क्योंकि दीपक हुडा के पास जो है वो बॉलिंग में उतना कंट्रोल नहीं है जो T20 में एज ए बॉलर चाहिए। क्योंकि एज अ फिंगर स्पिनर आपका रोल जो है वो रन कंटेन करना ज्यादा है और विकेट्स लेना उतना रोल नहीं है फिंगर स्पिनर का। तो दीपक हुडा के पास जो है वो इतना कंट्रोल नहीं है कि वो रन को एक साइड से रोक सकते थे। तो उनको बॉलिंग नहीं दिया, वो एक हद तक अच्छी बात थी। बहुत लोग कह रहे हैं कि हम कल का मैच हम हारे, इसलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि दीपक हुडा को क्यों नहीं ट्राई किया। तो अगर ये मैच हम जीत जाते थे तो उस पर कोई बात नहीं करता था, लेकिन हमारे जो मेन बॉलर्स थे उन्होंने गलतियां की, उसकी वजह से हम मैच हारे। ऐसा नहीं है कि दीपक हुडा को बॉलिंग देते तो दीपक हुडा बहुत ज्यादा कमाल कर सकते थे। क्योंकि दो यस, अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सामने खेल रहे थे, लेकिन दीपक हुडा के पास वो एबिलिटी नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है एज अ बॉलर जो कि T20 में चाहिए, एज अ स्पिनर जो कि रविंद्र जडेजा के पास है या बाकी फिंगर स्पेशलिस्ट फिंगर स्पिनर्स के पास होता है, वो दीपक हुडा के पास नहीं है। तो उसकी वजह से उनको बॉलिंग नहीं दी।
पर लेकिन अब सवाल ये है कि अगर उनको बॉलिंग नहीं दी तो उनको एज अ बैट्समैन टीम में कैसे खिलाया, वो भी नंबर 7 पे। उनका रोल नंबर 7 पे एज अ बैट्समैन कभी उन्होंने खेला ही नहीं है T20 में। तो वहां पे दिनेश कार्तिक को क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि दिनेश कार्तिक का जो है वो नंबर 7 पे रोल है एज अ फिनिशर। वो नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग करना जानते हैं, आखिरी ओवर में बैटिंग करना जानते हैं। तो फिर दीपक हुडा को एज अ बैट्समैन ही खिलाना था, तो फिर वो दिनेश कार्तिक को क्यों नहीं खिलाया। तो वहां पे एक सिलेक्शन पे एक सवाल उठता है कि क्या टीम सिलेक्शन फिर रॉन्ग हो गई, क्योंकि अगर आपको पता था कि दीपक हुडा बॉलिंग में उतना ज्यादा नहीं दे सकते, वो कंट्रोल उनके बॉलिंग में नहीं है, तो हम अपने फिर दिनेश कार्तिक को उनकी जगह पे बैटिंग में क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि फिर वहां पे दिनेश कार्तिक एज अ फिनिशर ज्यादा बेहतर कर सकते थे, और दीपक हुडा जो है वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना जानते हैं T20 में। लेकिन टॉप ऑर्डर में तो आपको पता है कि जगह ही नहीं है उनकी बैटिंग की। तो उनको इस एशिया कप में एज अ टॉप ऑर्डर एज अ स्पेशलिस्ट बैटर एज अ बैकअप बैट्समैन खिलाया है, तो फिर नंबर 7 पे वो कैसे खेले, वो एक तो, सवाल टीम सिलेक्शन पे जरूर उठता है। ठीक है, तो एज अ ओपनर्स ओपनर्स ने दोनों ने जो है वो एक हद तक अपना काम किया है, अच्छा स्टार्ट दिया। तो अच्छा स्टार्ट देने के बाद जो आपकी लंबी बैटिंग है, आपने एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाया है दीपक हुडा के फॉर्म में, तो जो है वो आप दोनों ओपनर्स ने अच्छी स्टार्ट देने के बाद विराट ने भी शुरू में बहुत अच्छे इंटेंट से बैटिंग की। शुरू में जिस तरह के शादाब खान को उन्होंने दूसरे ही बॉल पे गैप ढूंढा और चौका निकाला। अब उनके जो स्पिनर्स है, खासकर शादाब खान और मोहम्मद नवाज, वो ऐसी पिचेस पे जहाँ पे गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं है, ऐसी पिचेस में उनके पास वेरिएशन ज्यादा है। चाहे वो स्पिन का वेरिएशन हो, लेग स्पिन गुगली दोनों करते हैं, पेस वेरिएशन उनमें ज्यादा है, लेंथ वो वेरी करते हैं बैट्समैन के हिसाब से। इस तरीके से हमने कल शादाब को देखा, तो जिस तरीके से उन्होंने लेंथ को वेरिएशन कर रहे थे, लेंथ वेरी कर रहे थे, बीच में गुगली बॉल वाइड कर रहे थे, गुगली कर रहे थे, जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव जो है वो स्क्वायर नहीं खेल अच्छे से नहीं खेल पाए, इसलिए फिर वो वेरिएशन बहुत अच्छे कर रहे थे। और मेनली जो है वो ऐसी पिचेस पे आपको एज अ स्पिनर वेरिएशन होना चाहिए। क्वालिटी यहाँ पे ज्यादा मैटर नहीं करती फ्लैट पिचेस पे, जहाँ पे इवन बाउंस हो, बॉल स्पिनर का अच्छे से ग्रिप नहीं कर रहा हो, बॉल बहुत ज्यादा टर्न नहीं कर रहा हो, ऐसे पिचेस पे जो है आपको बॉलर के पास वेरिएशन होने चाहिए। हम युजवेंद्र चहल की बात करते हैं, युजवेंद्र चहल जो है वो ऐसी पिचेस पे जहाँ पे गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं है, वहां युजवेंद्र चहल के पास वेरिएशन ज्यादा नहीं है, वो गुगली नहीं करते, उनकी गुगली जो है उतनी टर्न अच्छे पिचेस में भी इतनी टर्न नहीं होती। और जो कंट्रोल गुगली में शादाब खान के पास है वो युजवेंद्र चहल के पास नहीं है। युजवेंद्र चहल जो है वो ट्रेडिशनल लेग स्पिनर है, जो कि लेग स्पिन ज्यादा करते हैं, गेंद को धीमा करते हैं, धीमे गति के साथ स्लो गेंद करके बैट्समैन को फ्लाइट के साथ डिसीव करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन ये पिचेस पे वो काम नहीं करता, क्योंकि ये पिचेस पे आपको पता ही है कि पावर हिटर जब सामने हो, जो कि T20 में बैट्समैन जो है वो पावर हिटिंग ही ज्यादा करते हैं, यहाँ पे पिचेस भी बैट्समैनों के लिए ही फायदेमंद होती है। तो ऐसी पिचेस पे जो है स्पेशली कल वाली पिच जो है, उस पे जो है वो बॉलर्स को ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी, और सामने जो है वो पावर हिटर्स थे। तो वैसी पिचेस पे जो है वो युजवेंद्र चहल जैसे ट्रेडिशनल लेग स्पिनर है, जो कि ज्यादा तेज गेंद नहीं करते, स्लो स्पिन करते हैं। उनका जो आपने स्पिन देखा वो मोस्टली जो है वो धीमा गेंद करके फ्लाइट में जो है वो बैट्समैन को डिसीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे पिचेस पे फिर अगर सामने सिर्फ पावर हिटिंग करने वाला बैट्समैन हो तो फिर मुश्किल होता है, क्योंकि फिर वो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको तो आपको अपनी पावर हिटिंग जो है वो करनी है, वो गेंद की लाइन के साथ ही खेलता है बॉल को। और फिर ऐसे पिचेस पे जो है वो और स्पेशली विद द ड्यू जब आप बॉलिंग करते हो, तब बहुत ही कठिन होता है युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाजों के लिए, जो कि लेंथ वेरी ज्यादा नहीं करते, जो कि लाइन ज्यादा वेरी नहीं करते बॉलिंग की, और वो उनका जो पता है उनको कि यही जोन में उन्होंने बॉलिंग करनी है, और फिर उनको उनको ज्यादा टर्न भी नहीं मिलने इस पिच पे, और स्पीड जो है वो वेरिएशन उनमें ज्यादा है नहीं उनके पास, जो कि शादाब खान के पास है। तो ऐसे पिचेस पे जो है वो रवि बिश्नोई ने बॉलिंग बेटर की है युजवेंद्र चहल से, क्योंकि वो फिर गुगली पे ज्यादा रिलाई करते हैं, वो गेंद को क्विक करते हैं, एयर में क्विक गेंद करते हैं, जो कि बैट्समैन को फिर ज्यादा टाइम नहीं मिलता एडजस्ट करने को अपने आप को। और फिर उनकी पेस भी वेरिएशन युजवेंद्र चहल से बेहतर है, और लेग स्पिन भी उन्होंने अभी जो है वो डेवलप की है, तो दोनों साइड पे वो बॉल टर्न कर सकते हैं जस्ट लाइक शादाब खान। तो इसलिए फिर जिस तरह से शादाब खान को मदद मिली कल के मैच में, अब पिच से भी थोड़ी बहुत मदद उनको मिली है, लेकिन जो है वो उनकी वेरिएशन से उन्होंने बैट्समैन को जो है वो पकड़ के रखा, तो वो वेरिएशन युजवेंद्र चहल के पास नहीं है जो रवि बिश्नोई के पास है। तो फिर ऐसे पिचेस पे इसीलिए युजवेंद्र चहल को जो है पिछले साल भी जो है वो सिलेक्ट नहीं किया था, जो भी दुबई में ही इवेंट हुआ था T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें युजवेंद्र चहल को इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो तेज गेंद नहीं करते ज्यादा, वो गेंद को धीमा करते हैं, और ऐसी पिचेस पे जहाँ पे स्लो टर्न होता है, ज्यादा पिच से ज्यादा मदद नहीं होती स्पिनर्स को, स्पेशली अभी जो रिसेंट पिचेस है उस पे, तो वहां पे युजवेंद्र चहल थोड़े इफेक्टिव नहीं हो रहे।
और रवि बिश्नोई ज़्यादा वहाँ पे इफेक्टिव हुए हैं, क्योंकि उनके पास जो वेरिएशन है हर तरह की जो एक स्पिनर को चाहिए। तो बात ये कि दोनों लेग स्पिनर्स हमने खिलाए, उस पर हम बात करेंगे। अभी बॉलिंग में हम थोड़ा टाइम बाद बात करेंगे, अभी पहले बैटिंग पे बात करते हैं। तो विराट कोहली ने अच्छे इंटेंट के साथ खेला, विराट कोहली का रोल उनको पता है और उस रोल को वो बखूबी अदा कर रहे थे। लेकिन फिर जो हमारे मिडल ऑर्डर है उन्होंने बहुत ही खराब बैटिंग की। उन्होंने एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि हमारे मिडल ऑर्डर, जो कि हम अभी रिसेंटली हमारी स्ट्रेंथ हमारी मिडल ऑर्डर रह चुकी है, तो टॉप ऑर्डर ने ऐसी स्टार्ट देने के बाद हमारे मिडल ऑर्डर वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाए। स्पेशली इस पिचेस पे खराब शॉट सिलेक्शन की वजह से हमारे मिडल ऑर्डर जो है वो उन्होंने अपने विकेट जो वो थ्रो किए, और जिस तरीके से इसकी वजह से हम लगभग 20 से 25 रन इस पिच पे कम बनाए हमने, जो कि इजीली बन सकते थे अगर हमारी मिडल ऑर्डर अपने पोटेंशियल पे खेलती थी। कल जो है वो ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया गया, क्योंकि रविंद्र जडेजा टीम में नहीं थे। तो मिडल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन होना चाहिए, जो कि शादाब खान और मोहम्मद नवाज, जो कि लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको काउंटर करने के लिए एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन होना चाहिए। तो उसकी वजह से ऋषभ पंत को खिलाया था दिनेश कार्तिक की जगह पे इस मैच में। अब ऋषभ पंत का हमेशा T20 में वही सीन हो रहा है कि वो गलत शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। मतलब ऐसा प्लेयर जिसके पास हर तरीके के शॉट है, वो ग्राउंड के हर तरफ शॉट खेल सकता है, विकेट के दोनों साइड शॉट खेल सकता है, लेकिन ऐसा बैट्समैन जो कि गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से हमेशा वो आउट होते हैं और टीम को जो है उस टीम को मुसीबत में डाल के चले जाते हैं। कल आपने देखा कि जैसे ही ऋषभ पंत आए, वैसे ही एक तो उनके रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी फास्ट नहीं है। जैसे ही ऋषभ पंत आए, वो विराट कोहली जो है वो हमेशा 2 रन चाहते हैं, हमेशा ट्राई करते हैं कि 1 रन चुराने का, पर ऋषभ पंत की वजह से जो कि ज्यादा तेज नहीं भागते, तो वो रनिंग बिटवीन द विकेट भी स्लो हो गई उनकी वजह से। और शुरू में उन्होंने गेंद भी ज्यादा कंज्यूम की, एक चौका उन्होंने लगाया, उसके बाद शादाब खान की बॉलिंग की। शादाब खान ने पहले ही बॉल गुगली किया, वो गुगली पे वो निकल के मार रहे थे, हाथ से नहीं परखा कि यार ये गेंद कौन सी है, ये गुगली है या लेग स्पिन है, तो वो आउटसाइड एज लग के चौका चला गया। अभी यहाँ पे उन्होंने परख लिया था कि वो लकी रहे और उनको एक चौका मिल गया। दूसरी बॉल शादाब ने बॉल रिलीज भी नहीं की है, पहले ही वो रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहे थे। अरे भाई, आप अगर पहली बॉल पे दूसरी बॉल पे आप रिवर्स स्वीप कर रहे हो, पहली बॉल पे उन्होंने गुगली की है, तो आप ठीक है, आपको अगर पहले ही आप प्री मेडिटेट कर रहे हो कि दूसरा ही बॉल गुगली होगा और विद द स्पिन आप रिवर्स स्वीप खेल रहे हो जहाँ पे फील्डर जो है वो सर्कल के अंदर है, तो आप अगर टाइम नहीं करोगे तो फील्डर के हाथ में ही गेंद चली जानी है। और अगर गेंद रिलीज करनी है, पहले ही आपने अगर एज्यूम कर लिया है कि वो गेंद उसी लेंथ पे करेंगे, उसी लाइन में करेंगे, और वहां से अगर वो गुगली करेंगे, तो आप रिलीज करने के पहले ही कैसे शॉट खेलना चालू कर देते हो। आपने अगर शादाब ने गेंद रिलीज भी नहीं की है, तो आपने पहले ही वो डिसाइड कर लिया कि आप रिवर्स स्वीप ही खेलोगे, तो उसने गेंद फिर लेग साइड पे की है, बाहर उसने गेंद किया, और वहां से कोई भी बैट्समैन को वहां से खींच के गेंद को रिवर्स स्वीप करना बहुत ही कठिन होता है, और वही हुआ। मतलब इतनी गलत शॉट सिलेक्शन थी वो कि मतलब बनता ही नहीं था। आप इतने टैलेंटेड प्लेयर हो, आप विकेट के दोनों साइड पे गेंद को खेल सकते हो, आप अपनी प्रॉपर क्रिकेट खेलो। इस पिच पे आपको रिवर्स स्वीप की जरूरत क्या है, बल्कि सीधा खेल के रन आ रहे हैं इस पिच पे, तो आपको जरूरत ही नहीं थी। आप अगर प्रॉपर क्रिकेट भी खेलते तो भी आप में इतनी सलाहियत है कि आप इजीली इस पिच पे तो आप इजीली गेंदबाजों को जो है वो बड़े बड़े शॉट्स प्रॉपर क्रिकेट खेल के खेल सकते हो। तो लेग साइड उन्होंने पीछे करके रखी थी, तो आपने पहले एक चौका वहां से भी बीच से स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से आपने एक शॉट निकाला है, तो वही कोशिश करो कि आप फाइन लेग और मिड विकेट के बीच में से ट्राई करो, तो आप वहां से गैप ढूंढने की कोशिश करो। पर आपने गलत शॉट खेली, तो वहां पे वो आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव का जो है वो उनकी भी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। वहां पे उनको भी वैसे ही प्लान किया था कि स्पिन के अगेंस्ट खेलना। पाकिस्तान के बॉलर चाहते थे कि ये स्पिन के अगेंस्ट स्वीप खेले, जो कि वो सूर्य कुमार यादव पसंद करते। उन्होंने फील्डर भी वहां पे इसलिए रखा था कि डीप पे कि वहां पे सूर्य कुमार यादव जो है वो स्वीप ट्राई करे और वहां पे चौका भी ना जाए, और अगर उन्होंने अगेंस्ट द स्पिन ट्राई किया तो वहां पे एज लग के कैच हो सकता है। अभी सूर्य कुमार यादव ने एज तो नहीं लगी, लेकिन वो आपने देखो कि तो वो डिले हो गए थे शॉट पे, उन्होंने शॉट अच्छे से टाइम नहीं की, और वो ताकि वो अगेंस्ट द स्पिन खेल रहे थे, तो वो कंट्रोल में शॉट थी नहीं। तो आप जरूरत नहीं थी। आप देखो, पहले आपने चौका कवर के ऊपर से इतना अच्छा चौका मारा था, तो आप वही ट्राई करते ना। आप जरूरत नहीं क्या है आपको कि ऐसे पिचेस पे फिर अगेंस्ट द टर्न खेलने की आपको जरूरत ही क्या है। विद द टर्न आप पिच पे अच्छे से बॉल बल्ले पे आ रहा है, तो आप विद द टर्न खेल लो, जरूरत ही नहीं थी। और वहां पे स्पेशली दोनों फील्डर अगेंस्ट द टर्न के लिए फील्डर रखे थे। मतलब आप सोचो, हमेशा जो है वो टीम प्लानिंग यही करती है कि विद द टर्न जो है वो फील्डर पीछे रख देती है T20 में। वहां पे जो है वो बॉलर ने आपको विद द टर्न जो है वो फील्डर सर्कल के अंदर रखा है, कवर्स पीछे खुला छोड़ा है, और आप अगेंस्ट द टर्न जो है वो फील्डर पीछे रखे हुए।
तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि यहाँ पे उनका प्लान यही है कि मैं अगेंस्ट द टर्न शॉट खेलूँ, और वहाँ पे इसलिए उन्होंने फील्डर रखा है। तो अगर प्रॉपर क्रिकेट भी कल हम खेलते थे ना हमारे बैट्समैन, तो भी हम वो मैच 200 से ज्यादा रन तो बनने ही थे, क्योंकि सीधा हाथ में अगर हम मार के आउट हो रहे हैं। हार्दिक पांड्या की भी वही बात है, चलो उन्होंने पिछला मैच हमें जितवाया है पाकिस्तान के खिलाफ, तो कभी कभी हो जाता है, वो मैच ऑर्डिनरी था, कल का मैच उनके लिए बहुत ऑर्डिनरी था। लेकिन वो शॉट सिलेक्शन ऑब्वियसली जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने उन्होंने जो है वो सीधा फील्डर इसलिए रखा है वहां पे कि आप जो है वो आपका वो शॉट है। लेकिन ठीक है, हार्दिक पांड्या पे ज्यादा क्रिटिसाइज कर नहीं सकते, क्योंकि पिछला मैच उनकी वजह से हम जीते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो हो जाता है उन कभी कभी, पर अभी जो दूसरे बैट्समैन है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। ऋषभ पंत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी कल के मैच में, स्पेशली वो लेफ्ट हैंडर थे, और शुरू में इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया है, उसके बाद तो फिर बहुत रेयरली होता है कि आपके बैट्समैन इस तरीके से शॉट खेल के आउट हो जाए। तो उनके स्पिनर्स को क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, और मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट अगर फाइनल में हमारा मुकाबला उनसे होता है तो हमारे बैट्समैन उनके स्पिनर्स को नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे, क्योंकि अभी पता है कि उनकी स्पिनर की स्ट्रेंथ क्या है। सिर्फ प्लानिंग के साथ उन्होंने बॉल किए, ऐसा कोई और जो है वो स्टंप पे ज्यादा गेंदें की है मोहम्मद नवाज ने, तो वो फिर मजबूर किया उन्होंने कि स्वीप खेले। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारे बल्लेबाजों की जो शॉट सिलेक्शन है वो और बेहतर हो सकती थी, होनी चाहिए थी, जो कि नहीं कर पाए हमारे बल्लेबाज। और वहां पे हमने जो है वो 20 से 25 रन कम बनाए हमारे टोटल देखोगे तो, क्योंकि जो है जो मिडल ऑर्डर में आप देखोगे 10 से 15 ओवर में, तो 10 से 15 ओवर में हमने कितने रन बनाए वो देखो, और उन्होंने कितने रन बनाए वो देखो, फर्क वहां पे पड़ गया कि मिडल ओवर्स में जो है वो हमारे बल्लेबाजों ने जो गलत शॉट सिलेक्शन खेल के विकेट थ्रो की, जो कि हमको स्टार्ट भी उनसे बेहतर मिला था। 10 ओवर में हमने जो है वो 90 से ज्यादा रन बनाए थे, उन्होंने 76 रन बनाए थे। तो उसका कंपैरिजन हम करें तो हमको तो है स्टार्ट भी बहुत अच्छा मिला था, और उसके बाद हमने जो है वो विकेट्स थ्रो किए, और उसकी वो मेन वजह थी कि हमारी टीम कल का मैच नहीं जीत पाई। उसके बाद हम देखेंगे तो विराट कोहली को फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि हमने अगर 15 ओवर में अगर आपके जो दो रिकॉग्नाइज बैट्समैन जो लास्ट के हैं वो अगर बैटिंग कर रहे होंगे, और उसके बाद आपके बैट्समैन जो भुवनेश्वर कुमार होंगे, पिच ऐसी फ्लैट पिच है जहां पे आप चाहते हो कि आखिरी ओवर्स में तो आप बड़ा चार्ज करो, आखिरी ओवर्स में तो आप और रन रेट को जो है वो और ज्यादा बेहतर करो। ऐसी पिचेस पे अगर 15 ओवर में हमारे जो है टॉप के 5 बैट्समैन जो है 15 ओवर में आउट हो जाते हैं, और फिर दो दो रिकॉग्नाइज बैट्समैन दोनों क्रीज पे होते हैं, और उनको 5 ओवर्स फिर खेल के ही निकालना है, तो फिर वो उस तरीके से चार्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट बैट्समैन जो आने वाले हैं उनमें उतनी सलाहियत नहीं है बड़े शॉट्स खेलने की, और फिर वो इस पिच का अच्छे से फायदा नहीं उठा सकते। तो वही हुआ, और उसके बाद जो है वो हमने ये मैच कल का मैच जो है वो नहीं जीत पाए। उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि हमारी बैटिंग उस तरीके से खेली नहीं, स्पेशली आफ्टर पावर प्ले। और ओपनर्स ने भी देखो ओपनर्स में हमारी जो सलाहियत है तो वो उनसे हम और बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं। रोहित शर्मा और के राहुल जो है वो इस स्ट्राइक रेट के साथ भी और भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं, कम से कम 50 तो उन्होंने करना चाहिए। स्पेशली रोहित शर्मा भी उस गेंद पे वो शॉट नहीं बनती थी, आपने पहले उस लेन पे हमने निकल के शॉट खेला है बाहर, तो फील्डर बाहर अंदर थे, सर्कल में थे, तो आपने जो है वो कौन सी शॉट खेल रही थी, वो लेंथ ही गलत थी, वो लेंथ थी नहीं कि आप वो जो है वो कवर्स के ऊपर से उस बॉल को खेले। तो रोहित शर्मा की भी वो शॉट गलत ही थी, और के राहुल को तो उससे गलत शॉट खेली, क्योंकि पहले ही बॉल था पावर प्ले के बाद का। हाँ, शादाब खान बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने पहले ही बॉल गुगली किया, तो आप पहले ही बॉल को आप इस तरीके से खेलने की जरूरत नहीं थी। 6 में आपके 60 से ज्यादा रन हो चुकी है, तो आप ट्राई करो ना कि पहले ही बॉल स्पिनर का है, तो आप क्यों निकल के मार रहे हो, आप सिंगल लेके ट्राई करो, वो स्पिनर क्या कर रहा है देखो, थोड़ी बॉल कितनी ग्रिप हो रही है वो देखो। कभी कभी ऐसा होता है कि फास्ट बॉलर्स के साथ आप खेलते हो तो आप स्पिनर्स को इतने से टाइम नहीं कर पाते गेंद को, तो पिच तक आप बॉल के पहुंचना चाहते थे, आपने निकल के शॉट्स खेली, लेकिन आप मारना चाहते थे फाइन लेग और मिड विकेट के बीच में, तो आपने गुगली को जो है वो परख भी लिया था अच्छे से कि वो गुगली है, लेकिन फिर भी आपने हाथ में शॉट खेल लिया। तो वो शॉट सिलेक्शन बहुत बेहतर हो सकती है इससे हमारी, और हमारी टीम इससे, हमारे बैट्समैन इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो डिसअपॉइंटमेंट ये है कि कल के ऐसे पिच पे हमने जो है वो उस तरीके से विकेट्स को थ्रो किया है, वो ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। तो 181 फिर भी एक ऐसा टोटल था कि बॉलर्स हमारे हमारे ट्राई कर सकते थे, क्योंकि इस पिच पे आपको ऑनेस्टली कहूँ तो विद द ड्यू
और पाकिस्तान के बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान में ऐसे ही पिच पे खेलते हैं जहाँ पे फ्लैट पिच हो। देखो पिछले मैच में जो पिच थोड़ी बॉलर्स के लिए अच्छी मिली तो उनके बैट्समैन ने जो है वो घुटने टेक दिए। हमने उनके 10 के 10 विकेट ले लिए। थोड़ी अनइवन पिच थी, टू पेस्ट विकेट थी, अनइवन बाउंस था पिच पे, तो शॉर्ट बॉल पे बाउंसर्स पे बहुत सारे बैट्समैन उनके आउट हो गए। लेकिन कल ऐसा नहीं था। कल जो है वो बॉल इवन बाउंस था, बॉल जो है वो टाइम करना आसान था, अच्छे हाइट पे बॉल आ रहा था और बॉल को जज करना कल आसान था। और स्पेशली पाकिस्तान के बैट्समैन इसी पिचेस पे ही खेलना, वहां पे पाकिस्तान में भी ऐसी पिचेस बनती है जहाँ पे जो है वो हाई स्कोरिंग रन होते हैं। तो इसलिए फिर कल हम देखो, फिर भी हमने कल बहुत अच्छा स्टार्ट किया, पावर प्ले में भी स्टार्ट अच्छा किया। रवि बिश्नोई जो कि एक सरप्राइजिंग फैक्टर थे पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए, और वो हम जैसे मैंने कहा कि उनके पास जो वो वेरिएशन है, चाहे वो पेस को वेरी करते हैं और फ्लाइट भी है, वो उनका जो एंगल है जहाँ से वो बॉल को रिलीज करते हैं वहां पे, और उनका जो बॉल जो है वो फिनिश जहाँ पे करता है वो स्टंप पे करता है। तो बैट्समैन को उनको मुश्किल हो जाता है कि उनके अगेंस्ट जो है वो अक्रॉस जाके खेलना। तो उन्होंने भी यही ट्राई किया कि राइट हैंडर्स को बहुत परेशान किया रवि बिश्नोई ने। बाबर आजम को आउट किया पहले ही ओवर में। फिर मोहम्मद रिजवान भी इतने कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन फिर आपने देखा कि बाबर की विकेट जल्दी आई। फकर जमान भी स्पिन के, अगर उनका स्ट्राइक रेट भी उतना नहीं है, वो भी बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो फकर जमान की जो विकेट थी वो युजवेंद्र चहल ने उनकी विकेट ली। तो वो भी आप देखोगे तो खिंची हुई लेंथ थी। फकर जमान को उन्होंने मजबूर किया कि आप निकल के ट्राई करो और पिच तक पहुंचने का ट्राई करो। तो वो वहां पे फकर जमान भी है, वो भी गलत शॉट खेल के आउट हुए। वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं था कि चहल की गेंद वो वहां से उस गेंद को इससे बेहतर बेहतर खेल सकते थे। और उनमें वो सलाहियत है कि स्पेशली बीइंग अ लेफ्ट हैंडर वो उस गेंद को खेल सकते थे, मिड विकेट और फाइन लेग के बीच में भी खेल सकते थे। और या तो फिर अगर वो निकल के ना भी खेलते तो भी कोशिश करते तो भी उनको छक्का तो लगना ही था। जिस तरीके से वो मिड विकेट पे छक्के मारते, उन्हें वो सलाहियत है। लेकिन उन्होंने भी गलत शॉट खेली। युजवेंद्र चहल कल के पिच पे ना, मतलब ऑनेस्टली कहूँ तो इस पिचेस पे युजवेंद्र चहल बहुत ज्यादा उनका रोल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर वो एक या दो विकेट वो ले भी सकते, लेकिन वो रन भी उतने ही कंसिडर करेंगे एज ए स्पिनर। वो जिस तरह की उन्होंने स्पिनर्स ने देखो 4 ओवर में 25, 4 ओवर में 31, ये यहाँ पे उन्होंने स्पिनर्स ने जो है वो काबू में लाया है रन रेट को। हमारे स्पिनर वैसे नहीं कर पाए, क्योंकि T20 के लिए जो वेरिएशन चाहिए वो इस पिचेस पे आपको वेरिएशन चाहिए। जब बॉल अच्छे से बल्ले पे आ रहा है तो आपको वेरिएशन चाहिए। फिर आपको गुगली भी होनी चाहिए, लेग स्पिन होनी चाहिए। आपको एज ए स्पिनर आपको देखना चाहिए कि पेस कैसे वेरी करनी है, लेंथ कैसे वेरी करनी है। और अगर एक बैट्समैन जो है वो एक शॉट अच्छा खेलता है तो फिर उसको वो शॉट वहां पे उसको बॉल नहीं देना है। चहल ने आपने देखो फुल टॉस भी कर रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत ड्यू होगी भी, या हो सकते हैं ड्यू है, लेकिन उनको आदत है मतलब ड्यू के साथ बॉलिंग करने की, बहुत एक्सपीरियंस है उनको। तो उनसे बेहतर बॉलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे हम भी कि और स्पेशली मोहम्मद नवाज को जब प्रमोट किया पाकिस्तान ने, मोहम्मद नवाज को नंबर 4 पे प्रमोट किया, जो कि एक अच्छा मूव था कह सकते हैं, क्योंकि वो अभी वो सही साबित हुआ इसलिए अच्छा मूव था। लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो रविंद्र जडेजा की जो बैटिंग की सलाहियत है और रविंद्र जडेजा ने जो किया पिछले मैच में, वो कठिन विकेट थी, डिफिकल्ट विकेट थी, उस पर रविंद्र जडेजा ने जो इनिंग खेली। तो कल की पिच भी थी वो बहुत अच्छी थी बैटिंग को। और मोहम्मद नवाज को ऐसी पिच सूट करती है कि जो वो लाइन के साथ जो बॉल को खेलते हैं, और पावर हिटिंग की सलाहियत उनमें है, और बैलेंस उनका बहुत अच्छा है। स्पेशली आपने कल उनका बैलेंस देखा होगा। हार्दिक के अगेंस्ट भी उन्होंने जो चार्ज किया, स्पिनर्स के अगेंस्ट भी जो चार्ज किया, तो बैलेंस उनका बहुत ही इंप्रेसिव था कल के मैच में। और ऐसे पिचेस पे जो है वो ऐसे बैट्समैन कभी कभी जो है वो ऐसी इनिंग खेल लेते हैं, क्योंकि जो बॉल जो है बल्ले पे अच्छा आ रहा था। और दूसरी बात, दोनों रिस्ट स्पिनर्स है, दोनों लेग स्पिनर्स है। तो ऐसा होता है कि आप T20 में जब दो लेग स्पिनर्स खेलते हो जो कि एग्रेसिव बॉलिंग कर सकते हैं, तो वहां पे ऐसा होता है कि कई बार आप फिर जब जरूरत हो रन्स को एक ओवर में कंटेन करना है, तो वो आप नहीं कर पाते। तो कल के मैच में देखा कि हमने सिर्फ 10 ओवर में 76 रन उन्होंने किए थे। तो उसके बाद अगर कोई फिंगर स्पिनर होता हमारे टीम में, तो वो एक साइड से प्रेशर और बना देता था उनपे। लेकिन ये हुआ कि दोनों रिस्ट स्पिनर्स है और सामने एक लेफ्ट हैंडर है, दोनों राइट आर्म लेग स्पिनर है, सामने लेफ्ट हैंडर है। तो फिर वो उनको मोहम्मद नवाज को आसानी हुई कि उनके अगेंस्ट बड़े शॉट्स खेलने की, और उनपे वो प्रेशर भी नहीं था, क्योंकि एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर वो खेल रहे थे। तो अगर आउट हो भी जाते तो भी उतना प्रेशर उनमें था नहीं। उनका रोल उनको यही कहा गया होगा कि आप जाके रन रेट को बेहतर करो, अगर आउट भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही रोल उन्होंने अदा किया, वो फियरलेस बैटिंग उन्होंने की। और अनएक्सपेक्टेड था कि वो नंबर 4 पे आके ऐसी इनिंग खेल ले।
और स्पेशली कोई स्पिनर था नहीं जो दूसरे साइड से आके राउंड द विकेट आके जो है वो बॉलिंग करे और थोड़ी वेरिएशंस लाए, ऐसा स्पिनर था नहीं। और युजवेंद्र चहल की तो बात की तो उनमें वो सलाहियत है नहीं कि वो स्पीड स्पीड वेरी करे और जो है गुगली भी करे और वहाँ पे जो है वो डिसीव करे, क्योंकि उन्होंने सारे शॉट्स खेले वो मिड विकेट पे खेले, उन्होंने सारे शॉट्स खेले वो मोस्टली ऑन साइड पे ही खेले। तो दूसरे साइड उन्होंने खेलने के लिए उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि टीम में एक तो फिंगर स्पिनर्स एक भी नहीं था। और फिर ऐसा नहीं है कि युजवेंद्र चहल कोई लो क्वालिटी के स्पिनर है, वो बहुत हाई क्वालिटी के स्पिनर है, लेकिन ऐसी पिचेस पे जो है ना उनका रोल थोड़ा सा फिर जो है वो उनको अपने बॉलिंग में थोड़ी वेरिएशंस लानी होगी, क्योंकि सिर्फ आप लेग स्पिन के साथ आप ट्रेडिशनल स्पिन गेंदबाजी करोगे, सिर्फ आप फ्लाइट पे डिसीव करने की कोशिश करोगे, तो यार विद द ड्यू आपको ड्रिफ्ट नहीं मिलेगी फ्लाइट से। अगर आप गेंद को फ्लाइट दे रहे हो और आप ट्राई कर रहे हो कि गेंद ड्रिफ्ट हो, तो जब गेंद गिला हो तो ना तो वो ड्रिफ्ट करेगा, ना तो फिर, और आप स्लो गेंद कर रहे हो तो बैट्समैन को तो टाइम मिल रहा है कि गेंद के नीचे एडजस्ट हो, और फिर अगर आप टर्न भी नहीं मिलता ऑब्वियसली ऐसी पिचेस पे, और विद द ड्यू स्पेशली टर्न भी नहीं मिलता, तो बैट्समैनों के लिए आसान हो जाता है फिर युजवेंद्र चहल जैसे स्पिनर्स को टैकल करना। तो देखना होगा क्या ये डिसीजन हमारे टीम मैनेजमेंट लेंगे कि युजवेंद्र चहल की जगह जो है वो रविचंद्रन अश्विन और क्या दीपक हुडा की जगह अक्षर पटेल आएंगे, क्योंकि 6 बॉलिंग ऑप्शंस एज अ कैप्टन 6 बॉलिंग ऑप्शंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर 6 बॉलिंग ऑप्शंस अगर आपके हाथ में हो तो आप अगर वो बॉलिंग ऑप्शंस को अच्छे से यूज कर सकते हो, अच्छे से रोटेट कर सकते हो, मैचअप्स में बॉलिंग करा सकते हो। अगर सामने कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो रविचंद्रन अश्विन दूसरे साइड से आके ट्राई कर सकते हैं, अगर दोनों राइट हैंड बैट्समैन है तो अक्षर पटेल ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको विकेट चाहिए, एग्रेसिव बॉलिंग चाहिए, तो दूसरे साइड से रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल प्रेशर बना सकते हैं, रवि बिश्नोई एग्रेसिव बॉलिंग करके वहां पे ट्राई कर सकते हैं कि विकेट्स ले। तो ऐसे एज अ टीम, एज अ बॉलिंग यूनिट हमेशा टीम में काम करता है। कल हमने देखा वो बॉलिंग यूनिट जो है वो एज अ टीम काम नहीं कर सका, क्योंकि फिर रोल्स उस तरीके से एलोकेट नहीं कर पाए हम, क्योंकि जो है वो फिंगर स्पिनर टीम में था नहीं। T20 में होना चाहिए, एक फिंगर स्पिनर भी होना चाहिए, एक रिस्ट स्पिनर। तो फिंगर स्पिनर जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है, रिस्ट स्पिनर जो है वो ट्राई करता है विकेट्स लेने की। लेकिन कल युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई ये दोनों साथ में बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों रिस्ट स्पिनर्स है, और फिर ये जो दोनों की जो जोड़ी है वो इधर वे में जा सकती है। ये जब चलेगी ना तब फिर ऐसे मैचेस जिताएगी कि आप मतलब कहोगे कि एकदम ही वन साइड मैच जीतेगी। पर अगर कल के जैसा भी सीन हो सकता है, जब सामने अगर सामने वाले टीम के पास अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो, पिच अच्छी हो, तो फिर लेग स्पिनर्स का गेम जो है वो स्टंप पे फिनिश करना बहुत मुश्किल होता है। तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हमेशा जो है वो लेफ्ट हैंडर्स को वहाँ पे फायदा होता है। तो इसलिए दोनों में से कोई एक ही खेल सकता है, ये तो हमारी सोच है, क्योंकि बहुत ही कठिन हो जाता है दोनों को एक साथ खिलाना। और युजवेंद्र चहल के पास ऐसे पिचेस पे वेरिएशन नहीं है जो रवि बिश्नोई पजेस करते हैं। तो क्या टीम मैनेजमेंट ये बड़ा डिसीजन लेगी नेक्स्ट मैच में कि युजवेंद्र चहल को, क्योंकि इस पिचेस पे वो इतने इफेक्टिव नहीं है, तो क्या उनको जो है वो बिठा सकते हैं और उनके जगह पे जो है वो एक रविचंद्रन अश्विन को खेल सकते हैं, जो कि नीचे से बैटिंग भी कर सकते हैं, और फिर वो हमारे बैट्समैन जो है वो फियरलेस अप्रोच को और ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या देखना होगा कि रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे और क्या दीपक हुडा की जगह अक्षर पटेल खेलेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है फिर अच्छे से बैलेंस बनेगा कि नंबर 7 पे जो है वो अक्षर पटेल खेलेंगे, नंबर 8 पे रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे, दोनों बैटिंग अच्छे से कर सकते हैं, और नंबर 9 पे भुवनेश्वर कुमार खेलेंगे, तो बैटिंग भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और ऋषभ पंत को खेलना चाहिए, और ऋषभ पंत को अच्छे से शॉर्ट सिलेक्शन पे थोड़ा सोचना चाहिए कि आपके इतना टैलेंटेड हो आप, तो फिर आप क्यों रिवर्स स्वीप खेल रहे हो। अगर आप अपने जो है वो लेफ्ट हैंड एज ए लेफ्ट हैंड बैटर आपके पास उतनी शॉट्स है कि आप हर एक बॉलर को डोमिनेट कर सकते हो, तो फिर आप रिवर्स स्वीप की जरूरत ही क्या है, आपको जरूरत ही नहीं है, स्पेशली ऐसे पिचेस पे जहाँ पे रन जो है वो आसानी से मिल सकते हैं। तो अभी देखना है कि क्या अगले मैचेस में क्या ये चेंजेस टीम करती है, क्योंकि 6 बॉलिंग ऑप्शंस चाहिए, और युजवेंद्र चहल को अगर खिलाते भी है तो उनको फिर बॉलिंग में अपने वो चेंजेस नेक्स्ट मैचेस में दिखाने पड़ेंगे, उनको वेरिएशन थोड़ी सी पेस वेरिएशन भी दिखानी पड़ेगी। अगर आप इसी पेस के साथ जो है उनकी पेस वैसे भी थोड़ी एज अ स्पिनर कम है, और वैसे भी वो फ्लाइट देने वाले बॉलर ज्यादा है, तो ऐसे ही मौके पे जो है वो पिच पे मदद नहीं मिल रही हो, तो आप वो जो आपकी जो वो क्वालिटी है कि फ्लाइट के साथ डिसीव करने की, वो अपोनेंट के बैटर्स को गिफ्ट हो जाता है ऐसी पिचेस पे जहाँ पे बॉल बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा हो।
तो देखना है कि मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है, जो लीडरशिप ग्रुप है हमारी टीम का वो क्या डिसीजन लेते हैं। क्या वो युजवेंद्र चहल के साथ ही खेलेंगे, उनको ही चांस देंगे पूरे एशिया कप में कि आप प्रूव कर दो, आप ऐसे पिच पे भी आप बॉलिंग कर सकते हो, आप प्रूव करो, आप अपने बॉलिंग में जो है वो एक्सपेक्टेड चेंजेस लेके आओ, या वो जो है वो बाकी दूसरे स्पिनर्स को जो है वो लेके आएंगे, और साथ में फिंगर स्पिनर को तो इंक्लूड करना चाहिए, करना होगा। तो बैलेंस तो इसी से बन रहा है कि फिर अगर फिंगर स्पिनर इंक्लूड करना है तो अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन दोनों को साथ में खेलना होगा, क्योंकि क्योंकि अगर एक ही खेलेंगे तो फिर से वही बात होगी कि किसकी जगह पे खेलेंगे, क्योंकि रवि बिश्नोई ने जो बॉलिंग की है इस पिचेस पे, जो वेरिएशन वो पजेस करते हैं, तो फिर उनको बिठाना भी ज्यादती हो जाएगी, वो भी हो सकता है कि वो सही डिसीजन ना हो। तो देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट क्या सही समझते हैं अभी। उसके बाद हमने देखा हो तो मोहम्मद नवाज ने जो बैटिंग की उसने ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस डाला है, क्योंकि मोहम्मद नवाज जब ने 10 से 15 ओवर में स्पेशली जो बैटिंग की, और हमने उनके आर्क में बॉलिंग की, हमें पता नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो आके जो है वो ऐसी इनिंग खेलेंगे, वो आके ऐसी हिटिंग करेंगे। लेकिन फिर भी जब 2-3 शॉट्स उन्होंने खेली उसके बाद पता चल गया था कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो लेग साइड है। फिर भी उस तरीके से हम उनको काउंटर नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो बॉलिंग ऑप्शन भी 5 ही थे हमारे पास, हमारे कैप्टन के हाथ में जो है वो बॉलिंग ऑप्शन भी 5 ही थे। तो उतने अगर कम बॉलिंग ऑप्शंस पास में हो तो फिर ऐसे कोई भी कैप्टन को फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको फिर ओवर्स भी कंप्लीट कराना है और आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको जो है वो आप जो है वो बॉलिंग रोटेशन जो है अच्छे से नहीं कर सकते। आपको फिर उस ओवर में वो बॉलर को ओवर कराना ही है, क्योंकि फिर उसके बाद आपके पेसर्स को ही आपको आखिरी कुछ स्लॉग ओवर्स में पेसर से ओवर कराने हैं, तो आपको मिडल में फिर पेसर्स आप नहीं ला सकते। पहले गेम में देखा तो 6 बॉलिंग ऑप्शंस थे, तो 6 बॉलिंग ऑप्शंस की वजह से देखो कितना फर्क पड़ा। जब जरूरत थी पेसर्स की तो पेसर्स को हम लेके आ सके, क्योंकि फिर 4-5 बॉलर्स खेल रहे थे। कल के मैच में आवेश खान को जो है वो उनकी तबियत ठीक नहीं थी, तो फिर हमने जो है वो स्पिनर को खिलाया, और रविंद्र जडेजा के ना होने से देखो बैलेंस में कितना फर्क पड़ा है। टीम का जो बैलेंस है वो उसको कितना फर्क पड़ा रविंद्र जडेजा के ना होने से, कि 5 ही बॉलर्स रह गए, और फिर आप देखोगे कि आपको उस ओवर में उसी बॉलर को करना है, और फिर सामने वाले टीम को भी आपका प्लान पता है कि यार 5 ही गेंदबाज लेके ये उतरे हैं, तो फिर ये अगले 4 ओवर में यही बॉलर्स को नहीं ओवर्स कराने हैं। तो कैप्टन का जो रोल है, कैप्टन की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे नलीफाई हो जाती है, कि एज अ कैप्टन आपको पता है, एज अ कैप्टन आप में क्वालिटी है कि यहाँ पे कौन से गेंदबाज को बॉलिंग करानी है, लेकिन आप ऑप्शन नहीं है, आपको पता है कि फिर स्पिनर को ही करानी है, नहीं तो फिर 5 बॉलर्स यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, पर यहाँ पे 5 बॉलर्स का अभी यहाँ पे अगर लेके आया तो फिर स्लॉग ओवर्स में स्पिनर्स बॉल रह जाएंगे, और फिर उनसे वहां पे तो उनसे बॉलिंग नहीं करा सकते। तो एज अ कैप्टन भी आपका रोल फिर कम हो जाता है, कि 5 ऑप्शन है तो एज अ कैप्टन भी आप जो है वो चाह के भी चेंज नहीं कर सकते बॉलिंग में, और एज अपोनेंट टीम को ही पता है कि ये कैप्टन कितना भी अच्छा हो, इसको अभी स्पिनर्स को ही देने का है ये ओवर, तो वो भी उसी हिसाब से जो है वो प्लानिंग किया, और उन्होंने भी उसी हिसाब से मोहम्मद नवाज को नंबर 4 पे बैटिंग के लिए जो है वो सेंड किया, क्योंकि उनको पता था कि ये 5 बॉलर्स बीच में नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आखिरी में 3 ही 5 बॉलर्स खेल रहे हैं, उसमें भी एक ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या। तो देखना होगा कि अभी बैलेंस कैसे बनाती है टीम, अगले मैच में कैसे खेलती है। तो होप सो कि हम अगर अच्छी क्रिकेट खेले अगले मैच में, और जो है वो इससे बेहतर खेले, और कोशिश करें कि अगले मैच में बेहतर परफॉर्म करें। तो नेक्स्ट मैचेस जो है वो अभी श्रीलंका के साथ और अफगानिस्तान के साथ है, तो उसमें अभी टीम सिलेक्शन जो है वो और बेहतर करनी होगी, और शॉट सिलेक्शन भी बहुत बेहतर करनी होगी बैट्समैनों को, कि हमारे बैट्समैन इससे बहुत अच्छे हैं और इससे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, और एशिया में तो नो डाउट हमारी टीम अभी वर्ल्ड में भी रैंकिंग में नंबर 1 है, और एशिया में भी हमारी टीम नंबर 1 ही है, और उस तरीके की अभी क्रिकेट हमें खेलनी होगी। और जो गलतियां जो है वो पहले मैच में भी जो हम जीते थे उसमें भी जो गलतियां की थी वो गलतियां भी, और अभी जो कल के मैच में जो गलतियां की वो गलतियां जो है वो फिर से नहीं रिपीट करनी है। तो उस पर हम थोड़ा काम करना चाहिए अभी, और हम आशा करते हैं हम अगला दोनों मैचेस जो है वो हम जीत जीत ले, और फिर फाइनल में पहुंच के फाइनल भी जीते। तो और अर्शदीप सिंह पे मैं एक बात करूंगा, कि अर्शदीप सिंह जो है वो कल उन्होंने एक कैच छोड़ा है, लेकिन बहुत कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि उन्होंने कैच नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन जो है वो कैचेस जो है वो पकड़ना, ये जो है वो गेम का हिस्सा है। देखो कोई बॉलर जो है वो गलत बॉलिंग कर लेते, फील्ड के हिसाब से बॉल नहीं करते, खराब गेंद कर लेते, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो खराब बॉलर है।
ये जिस तरीके से गेम का हिस्सा है, जिस तरीके से हमारे बैट्समैन जो है वो गलत शॉट खेल के आउट हुए, तो वो भी एक गेम का हिस्सा है। तो उस तरीके से कैचेस छोड़ना, कैचेस पकड़ना, ये भी गेम का ही हिस्सा है। तो एक कैच छोड़ने से या एक कैच पकड़ने से कभी भी उस पे ही कभी भी गेम डिसाइड नहीं होता, और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो सिर्फ उनको क्रिटिसाइज करना गलत बात है। अगर हम रीजंस देखें तो हमारे बैट्समैन के इन्होंने भी गलत शॉट खेली, बॉलर्स ने भी उस तरीके से बॉलिंग नहीं की कि उस जिस तरह से करनी चाहिए थी। टीम सिलेक्शन में भी गलतियां थी, सिर्फ 5 ही बॉलर्स के साथ हम खेले थे। तो दीपक हुडा को एज अ बैट्समैन खिलाना था, तो फिर नंबर 7 पे फिर दिनेश कार्तिक वो रोल बेहतर अदा कर सकते थे। तो ये सारी चीजें, फिर ये सारी चीजें देखनी होगी। सिर्फ अर्शदीप सिंह को क्रिटिसाइज करके और उनको जो है वो ब्लेम करके फायदा नहीं है। उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। वो एक बहुत ही अच्छे बॉलर है, ही इज अ राइजिंग स्टार। तो वो जो है वो जरूर अगले मैचेस में बेहतर फील्डिंग भी करेंगे, जरूर बेहतर बॉलिंग भी करेंगे। लेकिन ये गेम का हिस्सा है। कैच छूटते भी है, अच्छे कैचेस पकड़े भी जाते हैं, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट कैचेस है वो भी पकड़े जाती है। पिछले मैचेस में जो उन्होंने बाबर आजम का कैच लिया, तो वो भी एक बड़ी विकेट थी, और वहाँ पे जो है वो हमारे जीत का जो है वो बेस जो है वो उस विकेट्स ने रचा। तो वहाँ पे उन्होंने कैच तो पकड़ा है, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। जरूर कल उनसे वो कैच छूटा जो कि रेगुलेशन कैच था, पकड़ना चाहिए था। लेकिन वो एक खेल का हिस्सा है। तो एज अ क्रिकेट के एज अ चाहने वाले जो है उन्होंने ये बात जो है वो स्पोर्टिंगली लेना चाहिए, और ये जो है खेल का हिस्सा ही उसको समझना चाहिए, और उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, टारगेट नहीं करना चाहिए, और उनको सपोर्ट ही करना चाहिए। और आई एम श्योर कि अगले मैचेस में पूरी टीम और बेहतर क्रिकेट खेलेगी, जो कि खेल सकती है और खेलनी भी चाहिए। तो आशा करते हैं कि हम अगले 2 मैचेस जीतेंगे, और ये एशिया कप के फाइनल में भी पहुंचेंगे, और एशिया कप भी जीतेंगे, 8 टाइम जीतेंगे, और आशा करते हैं कि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।